गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक का नाम प्रेमचंद है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी रचना, कोई भी कहानी या कोई भी लेखन या कोई भी कविता पढ़ने से पहले हमें उसके लेखक के बारे में परिचित होना आवश्यक है। इससे हमें यह पता चलता है कि लेखक ने किस प्रकार उस कहानी को किन परिस्थितियों में लिखा और उस कहानी में किन किन चीज़ों का समावेश किया, जो कि हमारे और आपके जीवन से संबंध रखती हैं और हमारे सामाजिक पारिवारिक वातावरण से संबंधित होती हैं। तो आइए, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पाठ के लेखक प्रेमचंद जी के जीवन परिचय, उनकी काव्य रचना और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाठ दो बैलों की कथा के लेखक का नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। कौन से लम्ही गांव में हुआ था? उनका मूल नाम धनपत राय था। देखिए बच्चों, जब वो पैदा हुए तो उनके माता पिता के द्वारा जो उनका नाम रखा गया वह उनका धनपत राय नाम रखा गया था। लेकिन जब वह लेखन के क्षेत्र में आए और उन्होंने लिखने की शुरुआत की तो उन्होंने अपने लेखन कार्य का आरंभ अपने मूल नाम से ना कर प्रेमचंद के नाम से किया। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जो है वो समृद्धशाली परिवार से ना होकर बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। इस कारण उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई और वे सिर्फ और सिर्फ बीए तक की पढ़ाई कर सके, बीए तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने उसके पश्चात शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनको जो नौकरी शिक्षा विभाग में प्रदान की गई थी वह ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन प्रेमचंद के मन में अपने देश को आज़ाद करवाने की भावना थी। इसलिए उन्होंने गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के में अपना योगदान देने के लिए जो सरकारी नौकरी उन्हें प्रदान की गई थी उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अपने अन्य देशवासियों की तरह ही अपने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान देने लगे। और आज़ादी के इस योगदान के साथ साथ उन्होंने अपने लेखन कार्य को भी पूर्ण रूप से चालू रखा और वे उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रेमचंद जी थे वह अपने देश को आज़ाद करवाने के साथ साथ आज़ादी दिलवाने के लिए आंदोलनों में तो भाग लेते ही लेते थे, लेकिन साथ ही साथ वे अपने लेखन को भी सुचारू रूप से चालू रखते थे, जिससे कि लोगों के मन में देशभक्ति की और आज़ाद होने की भावना जागृत होती रहे। सन 1936, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सन 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ और सन 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। उनका जीवन 1880 में शुरुआत हुआ और 1936 में जाकर समाप्त हो गया। इतने वर्षों में प्रेमचंद ने बहुत ही साहित्य जगत में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया। बहुत ही अनेक प्रकार के उपन्यास, अनेक प्रकार की कहानियाँ और अनेक प्रकार के लेखन की रचना की। लेकिन साहित्य जगत में प्रेमचंद जी को विख्यात प्रसिद्धि अपने उपन्यास और अपनी कहानियों के माध्यम से मिली।
वो किस प्रकार मिली वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रेमचंद की कहानियां जिस किताब में संकलित है उस किताब का नाम है मानसरोवर, और उस किताब के 8 भाग हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों की और उनकी कहानियों की मुख्य विशेषता यह है कि उनके उपन्यासों का और कहानियों के जो मुख्य पात्र हैं वे किसी अमीर और पूंजीवादी वर्ग से ना होकर गरीब निचली जाति के लोगों से संबंधित होते हैं। और उनकी कहानियों में और उनके उपन्यासों में मुख्यतः यह दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारे समाज में बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं और उनको हमेशा अपने नीचे दबाकर रखते हैं। कहानियां और उपन्यास लिखने के अलावा उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन जैसे नाटक, एकांकी आदि भी प्रचुर मात्रा में किया। लेकिन उनको, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि प्रेमचंद जी को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अपने लेखन, उपन्यासों और कहानियों के द्वारा ही मिली। प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितने कि उनके कहानी और उपन्यास। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद जी का मानना था कि जो साहित्य में जो चीजें लिखी जाती हैं उसको पढ़कर और उसको अपने जीवन में लाकर हम अपने आप को और अपने समाज को बदल सकते हैं और बदलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी बच्चों को पता होगा कि ग्रामीण समाज और ग्रामीण वातावरण शहरी समाज और शहरी वातावरण से कहीं अधिक सभ्य, कहीं अधिक सामाजिक और कहीं अधिक अच्छा होता है। इसलिए उनके सभी कहानियों में और उनके सभी उपन्यासों में हमें ग्रामीण समाज की झलक ज़्यादा देखने को मिलती है अपितु शहरी समाज के मुकाबले। उन्होंने अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों में किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थितियों, दलितों का शोषण और समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन के बारे में लिखा है। उन्होंने यह साफ तौर पर बताया है कि किस प्रकार उस समय के समाज में लोगों की, किसानों की, जो कि हमारे अन्नदाता होते हैं, जो कि जिनके माध्यम से, जिनकी वजह से हम लोग वक्त पर खाना खाते हैं और वक्त पर हमें खाना मिलता है, उनकी कितनी बुरी हालत, कितनी दयनीय स्थिति होती थी। जो महाजन होते थे और जो सूदखोर होते थे वे उनसे बार बार उनकी जमीन हड़पने के लिए उनको बहुत ही महंगे ब्याज पर कर्जा देते थे। और जब किसान कर्जा नहीं चुका पाता था तो वे उसका जमीन, उसका घर बार, उसका जायदाद सब कुछ उससे हड़प लेते थे और उसको उसी के खेतों पर किसी मजदूर की तरह काम करने के लिए बाध्य करते थे। इसी प्रकार उस समय के समाज में जो स्त्रियों की दुर्दशा थी कि किस प्रकार स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, किस प्रकार स्त्रियों को पुरुषों से पर्दा करके रखना पड़ता था और किस प्रकार स्त्रियां पुरुषों से ऊपर नहीं हो सकती थी, ये सब चीजें उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। और एक समाज का चित्रण प्रस्तुत किया है, एक ऐसे समाज का चित्रण प्रस्तुत किया है जहां पूंजीपति वर्ग के लोग और अमीर अधिक अमीर हो जाते हैं और गरीब और अधिक गरीब हो जाते हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है।
उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो प्रेमचंद जी का जो संसार है वह बहुत बड़ा है। उसमें ना सिर्फ मनुष्यों की बात की गई है बल्कि पशु पक्षियों की भी बातें की गई है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे और संक्षेप तरीके से कहना प्रेमचंद जी के लेखन की, प्रेमचंद के लिखने की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा, उनके काव्य की भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्द ऐसे होते हैं जो हम आपस में एक दूसरे से बात करते समय बोलते हैं या हमारे आसपास के समाज में, हमारे गांवों में, हमारे शहरों में बोले जाते हैं का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। तो बच्चों, ये था प्रेमचंद जी के जीवन का और उनके लेखन की विशेषताएं। अब चलिए हम लोग पाठ की बारे में पढ़ते हैं कि इस पाठ में प्रेमचंद जी ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है और हम इससे किस प्रकार जुड़ सकते हैं। तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे कृषक होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, वो हम लोगों के लिए अन्न, अपनी जमीन में अन्न की पैदावार करते हैं ताकि हर व्यक्ति को, हर इंसान को खाना मिल सके, अनाज मिल सके, समय पर अनाज मिल सके। तो जो वे अन्न उगाते हैं अपने खेतों में, वे अपने पशुओं के माध्यम से, उनकी सहायता के माध्यम से और उनकी मेहनत के जरिए अपने खेतों में अन्न उगाते हैं। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार किसान जो हैं वो अपने पशुओं से भावनात्मक रूप में जुड़े होते हैं और उनका अपने पशुओं के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, वे किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं और किस प्रकार दोनों मिलकर मेहनत करके अन्य लोगों के लिए अनाज की आपूर्ति करते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता जो है वो सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, यह जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर हमें सफलता या स्वतंत्रता या कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें पसंद है और जो हमें चाहिए होती है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उस वस्तु के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ने का तात्पर्य यह है कि उस समय हमारा देश जो है पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। यानी हमारे देश पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और ब्रिटिश लोग हम लोगों पर हुकूमत करते थे। और उस समय देश में आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी थी। लोग ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे, उनसे संघर्ष कर रहे थे ताकि हम लोगों को आज़ादी हासिल हो और हम लोग स्वाधीनता से, आत्मसम्मान से जीवन व्यतीत कर सकें। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। बच्चों, पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक का नाम है जिसमें पशु पक्षियों की कहानियां लिखी गई हैं। पशु पक्षियों की कहानियों के बारे में बताया गया है और पंचतंत्र के लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। चलिए आगे अब पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन या उसके निरापर सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय हम नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता। क्योंकि गधा जो है
वो बहुत ही सीधा होता है। उसे हम बुद्धिहीन इसलिए कहते हैं कि हम चाहे गधे के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करें, वह ना तो हम पे क्रोध करता है, ना हमसे लड़ने की चेष्टा करता है, और ना ही उसे हमारे किसी भी व्यवहार से कोई फर्क पड़ता है, यानी वो असंतोष प्रकट नहीं करता। इसलिए जब भी हम किसी आदमी को पागल या बेवकूफ या मूर्ख कहने की कोशिश करते हैं, तो उसे पागल, बेवकूफ या मूर्ख ना कहकर सीधे सीधे हम उसे गधे की संज्ञा देते हैं। शायद इसीलिए कि हमारे कहने से उस इंसान को हमारी कही गई बातों का उस इंसान पर कोई असर नहीं होता, या वो इंसान उसे समझने की कोशिश नहीं करता। गाय जो है वो सींगे मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी, सिंघनी का मतलब होता है शेरनी, का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। कहने का अर्थ यह है कि गधे को, आप गधे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं करिए, उससे जितना काम लेना चाहते हैं लीजिए, उसे मारना चाहते हैं मारिए, कुछ भी करना चाहते हैं उसके साथ करिए, लेकिन वह कभी भी अन्य पशुओं की तरह या अन्य जानवरों की तरह आपके ऊपर क्रोध नहीं करता, अपने मालिक के ऊपर क्रोध नहीं करता, उसके प्रति असंतोष प्रकट नहीं करता। भले ही मालिक उसे खाने को कुछ दे या ना दे, या उसे रूखा सूखा जैसा भी खाने को मिले, वह उतने में ही संतोष करके उसे खा लेता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, वैशाख का महीना, बारिश के महीने में वो एक आध बार कुलेल कर लेता होगा, खेल कूद भी लेता होगा, लेकिन हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का अर्थ होता है दुख। उसके चेहरे पर विषाद जो है स्थायी रूप से छाया रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कार्य के लिए बना है, तो वह उस सब चीज़ों के, इन सब चीज़ों को सोचते हुए जो है दुखी होता रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। जिस प्रकार मनुष्य सुख दुख हानि लाभ में अपनों का सहारा ढूंढता है, खुश होता है, अपनी खुशियों को अपनों के साथ बांटता है, अपने दुख और अपने गम को अपनों के साथ बांटता है, अपनी भावनाएं अपने मित्रों के साथ व्यक्त करता है, उसी प्रकार गधा कभी भी सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, वह हमेशा एक जैसा रहता है, उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता है, वह कभी भी अपने आप को नहीं बदलता। ऋषियों और मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। कहने का अर्थ है जो ऋषि मुनि होते हैं वे इस प्रकार के गुण धारण करते हैं, उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं होती है, वे अपना एकांतवास में रहते हैं और उन्हें संसार में रहने वाले प्राणियों से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता। उसी तरीके से गधा जो है उसे भी किसी प्रकार से, किसी भी प्राणी से, किसी भी मनुष्य से या अपने किसी अपनी जाति के किसी भी पशु से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जो ऋषि मुनियों के गुण हैं वे सभी के सभी उसमें पाए जाते हैं। पर आदमी फिर भी उसे बेवकूफ कहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आदमी अगर गधे को बेवकूफ कहता है तो आदमी से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि वह गधे के इन गुणों का आदर ना करके उसका निरादर कर रहा है और उसके सद्गुणों का कोई महत्व नहीं है उसकी नजरों में। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें नहीं घुसने दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो पश्चिमी सभ्यता वाले संस्कृति है उसमें जो भारतीय हैं वह बिल्कुल भी घुलते मिलते नहीं है। इसीलिए भारतीयों के साथ अफ्रीका में समान व्यवहार नहीं किया जाता, अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वे उन लोगों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद नहीं करते, अपने पैसे की बर्बादी नहीं करते। वे उन लोगों की तरह कामचोर नहीं है। वे जी तोड़कर मेहनत करते हैं, अपना पैसा अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बचा कर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। और अगर कोई उन्हें कुछ गलत कह भी दे तो वे चुपचाप उसको सुनकर उस बात को सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वे लोगों की नजरों में अच्छे ना होकर असभ्य समाज का प्रतीक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के रंग ढंग में जो भारतीय हैं वे बिल्कुल भी नहीं ढल पाते। हाँ, अगर वे भी बाकी लोगों की तरह ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से देना जो है वो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यानी कवि यानी लेखक कह रहा है कि ईंट का जवाब अगर पत्थर से देना सीख जाते, वे भी वे भी उन लोगों की तरह अगर कोई उन्हें मारे तो वे भी सामने उल्टा उसके सामने उस पलट कर उसको जवाब दें, उसकी बेइज्जती करें, उसी की तरह उसके रंग ढंग में डलें, तो वे सभ्य कहलाने लगते। अब जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। कहने का अर्थ यह है कि जापान एक ऐसा देश है जिस पर अन्य राष्ट्रों ने मिलकर परमाणु हमले किए और उसे नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जापान ने भी पलटवार करते हुए ना सिर्फ अपने देश का और अपने लोगों का विकास किया, बल्कि आज पूरे विश्व में और पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों में आज अपने आप को सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा राज्य बना लिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी में मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर विचार हमारा ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। इसलिए उसका जो स्थान है वो हमेशा गधे से नीचा रहेगा, क्योंकि गधे का स्थान इस सर्वप्रथम ऊंचा इसीलिए है क्योंकि वह कभी भी असंतोष प्रकट नहीं करता, ना किसी से लड़ता झगड़ता और ना किसी को मारता। बल्कि उसके विपरीत जो बैल है वह कभी कभी किसी से लड़ भी लेता है, किसी को मार भी देता है, और कभी कभी काम ना करने के लिए जिद पर अड़ भी जाता है। तो इसलिए जो बैल है वह हमेशा जो है गधे से नीचे ही माना जाता है। अब आते हैं हम लोग पाठ पर। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काची जो है वो हीरा और मोती, एक कृषक है, एक किसान है जिसके दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में उच्च। यानी देखने में दोनों बहुत सुंदर थे, काम करने में हमेशा तैयार रहते थे, और डील डाल यानी शारीरिक कद से भी वे बहुत ही लंबे चौड़े और ऊंचे थे। बहुत दिनों से दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे, इसलिए दोनों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा हो गया था, दोस्ती घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा का तात्पर्य है कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे सुने, बिना एक दूसरे से मन के द्वारा बात करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। यानी वे दोनों एक दूसरे के इतने घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे से मन ही मन एक दूसरे से मन ही मन बातें करते थे, और एक दूसरे से मन ही मन अपनी बातें समझाते थे एक दूसरे को। वे किस प्रकार करते थे
हम ये नहीं कह सकते। शायद उनके पास ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मनुष्य अपने आप को जीवों में, इस संसार में जितने भी जीव हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को इसीलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्य जो है वह अपनी मेहनत, अपने बल बुद्धि के सहायता से कोई भी कार्य करने में सक्षम होता है। वह किसी भी असंभव को संभव कर सकता है और किसी भी छोटी से छोटी चीज को, बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर सकता है। इसीलिए जो मनुष्य है वह अपने आप को जीवों में सर्वश्रेष्ठ मानता है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। यानी वे दोनों इतने घनिष्ठ थे, इतने एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे, इतने अच्छे मित्र थे एक दूसरे के, कि वे एक दूसरे से अपना प्रेम, एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। और जब उनके मन में एक दूसरे के प्रति विनोद की यानी मजाक करने की इच्छा भावना जागृत होती थी तो वो एक दूसरे से आपस में सिंग भी मिला लिया करते थे। जिस प्रकार एक दोस्त एक बहुत ही जिस प्रकार एक बहुत खास दोस्त अपने दोस्त के साथ उसकी किसी किसी बात पर उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता है, उसी प्रकार ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ लेते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विनोद के भाव से, मजाक मस्ती के भाव से। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, जोतने का मतलब होता है लगा देना, और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब इस पंक्ति से एक दूसरे के मनोभावों का अर्थ सामने आता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति इतने वफादार थे, इतने घनिष्ठ थे, इतने एक दूसरे से प्रेम करते थे कि दोनों की यही कोशिश होती थी कि हम दोनों में से किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, दोनों मिलकर काम करने में ज़्यादा खुश होते थे। और जब पूरे दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। यानी एक दूसरे से प्रेम करने का तरीका है ये पशुओं का। जब वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे को चाट चूट कर चाटते हैं। जिस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से प्रेम के भाव से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसी प्रकार जो पशु होते हैं वे एक दूसरे से प्रेम दिखाने के नाते एक दूसरे को चाटते हैं, सूंघते हैं। ये सब उनके प्रेम के भाव हैं। नान में खली भूसा, नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद एक साथ खाना खाते और एक साथ ही खाने से उठते थे और साथ ही बैठते थे। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में यह पढ़ा कि किस प्रकार जो पशु हैं उनमें भी एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना होती है, किस प्रकार वे मनुष्यों की ही भांति एक दूसरे के साथ लगन से और मेहनत से काम करने की इच्छा रखते हैं, एक दूसरे के कष्ट को समझते हैं और एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं। और साथ ही साथ हमने प्रेमचंद जी के जीवन के माध्यम से और उनके लेखन, उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों के बारे में, उनके माध्यम से हमने यह पढ़ा कि किस प्रकार प्रेमचंद जी जो हैं वो ग्रामीण समाज में रहने वाले लोगों की स्थितियों का वर्णन करते हैं और उनसे किस प्रकार हम लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम अगली कक्षा में इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।